नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में बातचीत करने वाला हूं। और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और वो कई तरह के सवालों में उलझे रहते हैं। कभी कहते हैं कि सर समरी पढ़ लें, या कभी कहते हैं कि डिटेल्ड पढ़ लें, इसको क्या करना चाहिए, क्या करें। यूट्यूब या अन्य कई प्लेटफॉर्म्स पर उनको वो बात नहीं मिल पाती है। बजट पर तो काफ़ी उनको मिल जाता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर वो बड़े परेशान रहते हैं। और कई बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं या उसको खरीद लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ पड़ा रहता है। और वो पड़ा पड़ा और भी हमें परेशान करता रहता है। एक तरह की वो धमकी देता रहता है कि भाई मुझे भी देख लो, और नहीं देखोगे तो तुम्हें इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक भय वाला वातावरण आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इस बार तो बल्कि और भी सरल हो गया है। पहले दो वॉल्यूम आते थे, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। और वॉल्यूम फर्स्ट में कई तरह की भावी नीतियों को लेकर एक डिस्कशन होता था, रिसर्च रहते थे उसमें। तो वो वॉल्यूम अब नहीं है, और जो सेकंड वॉल्यूम आया करता था वही अब मेन सर्वे बन गया है। ये जो सेकंड वॉल्यूम जो हुआ करता था और अभी का जो मेन सर्वेक्षण है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों को लेकर क्या डेवलपमेंट्स एक साल की पीरियड में हुए हैं, उनके बारे में इसमें बातचीत होती है। सरकार ने क्या स्टेप उठाए हैं, आगे की राह क्या है, इस तरह का इसमें रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस आर्थिक सर्वेक्षण पर मैं कुछ वीडियोज आप लोगों के लिए तैयार कर लूँ। उस क्रम में ये मेरा पहला वीडियो है, और इसमें 10 चैप्टर हैं मुख्य रूप से, और एक और कुछ है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर्स को वन बाय वन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आप ध्यान से इनको देखें वीडियोज को, और ये कोशिश करें कि कैसे परीक्षा के लिए आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और मेरा ध्यान सिर्फ इसी बात पे रहेगा कि आप आंकड़ों में ना उलझो ज़्यादा। जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो बात करनी पड़ेगी, और बाकी आप एनालिटिकल ज़्यादा जाओ, यही मैं इसमें अपने वीडियोज में कोशिश करूँगा। तो जो सबसे पहला चैप्टर है इसका आर्थिक सर्वेक्षण का, वो अर्थव्यवस्था की स्थिति नाम से है, जिसको अंग्रेजी में बोला गया स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो मैं पहला चैप्टर उठाता हूँ दोस्तों, और फिर इसमें बातचीत करते हैं। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ये पहला चैप्टर है आपका। लिख लेता हूँ एक बार, है ना, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, और इसको हम कहेंगे अर्थव्यवस्था की स्थिति। मैं बिंदु लगा के अर्थव्यवस्था की स्थिति इस तरह से लिख रहा हूँ, ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो तो इसमें कई सारी बातें हैं, डेटाज भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। जैसे कि इसमें एक बारबेल स्ट्रेटेजी की बात की गई है। मतलब एक रणनीति होती है, बेसिकली ये है तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लेकिन हमारी सरकार ने कोविड वाली स्थिति से निपटने के लिए जो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लोगों पर पड़ा, उनसे निपटने के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, उसमें इसको बारबेल स्ट्रेटेजी कहा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगा इसमें कि सरकार ने सप्लाई साइड वाले रिफॉर्म्स पर भी फोकस किया। यानी मंदी में गई एक अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करने के लिए और लोगों को एक मतलब सुरक्षा या सेफ्टी नेट देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, उनको आप दो मेजर तरीकों से देख सकते हो। एक बारबेल स्ट्रेटेजी के रूप में, और एक सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, राइट। तो बारबेल स्ट्रेटेजी क्या होती है? मतलब ये एक प्रकार की दोस्तों फ्लेक्सिबल टाइप की रणनीति होती है किसी समस्या से निपटने के लिए। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, और फिर आप पहले से ही कोई प्लान तैयार नहीं करते कि ये समस्या है, तो पहले से कोई प्लानिंग कर रखी हो कि इस समस्या को हमें ऐसे निपटना है। और ख़ास तौर से आप प्लान उस समय तैयार नहीं कर सकते जब समस्या इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो, कि मालूम नहीं चले कि ये प्रॉब्लम का रुख क्या होगा। तो आप क्या प्लानिंग करेंगे उस केस में? कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। कोविड वाला जो केस था पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये इसी तरह का केस था कि
वायरस का बिहेवियर किस तरह का होगा, हम कुछ करेंगे तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सारी चीजों को हम एडवांस में उतना नहीं सोच पा रहे थे। तो इसलिए हमें जाना पड़ा था इस रणनीति के अंतर्गत। और इस रणनीति में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म छोटे 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 उपाय अपनाए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इसमें जो निवेश करते हैं लोग, इस रणनीति के तहत कुछ चीजें शॉर्ट टर्म वाली रखते हैं, जिनके जरिए वो मार्केट में निवेश करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म वाली रखते हैं। इस तरह की रणनीति होती है। हमारे भारत में भी कुछ लॉन्ग टर्म के उपाय और कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स उठाए गए। जैसे कि हमने एकदम लॉकडाउन लगा दिया, तो ये एकदम उस समय तात्कालिक जो हमें दिखा कि हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि बीमारी को एकदम मतलब उसको वो स्प्रेड ना हो सके, तो हमने वो लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। फिर जैसे जैसे सिचुएशन हमारे सामने बन रही थी, बारबेल स्ट्रेटेजी में ये होता है कि सिचुएशन जैसे जैसे इवॉल्व होती है, जैसे जैसे वो रूप दिखाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप मतलब अपनी रेस्पॉन्स को चेंज करते रहते हो और उसको इम्प्रूव करते रहते हो। ये खासियत होती है इसमें। और जैसे आप चेस खेलते हो, तो जैसे किसी नए व्यक्ति के साथ आप चेस खेल रहे हो तो उसका आइडिया नहीं है आपको, तो आप पहले से कोई रणनीति नहीं बना सकते कि इसको मुझे इस तरह से डिफीट देना है। जैसे जैसे वो मूव करता जाता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते चले जाते हो। ऐसी जो रणनीति होती है उसको बारबेल स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जाता है। ये इसमें दिखाया गया था आर्थिक सर्वेक्षण में। तो यहाँ पर भी हमारी सरकार ने क्या किया कि पहले लॉकडाउन लगाया और फिर उसके बाद में जो समाज के कमजोर वर्ग थे, जो वर्कर्स थे या फिर एमएसएमईज थे, ये इन लोगों के लिए हमारी सरकार या बिजनेसमैन थे, इनके लिए कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए, जो मैं अभी आपको संक्षेप में दिखाऊंगा। पहले मैं आपसे सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ। तो वो रिलीफ मेजर्स लाके और शॉर्ट टर्म के अंदर समस्या से निपटने की कोशिश की, और फिर धीरे धीरे हम लोग आत्मनिर्भर भारत के पैकेज लाते गए जो लॉन्ग टर्म वाले हैं। इस तरह से इस रणनीति के अंदर क्या होता है कि आप फ्लेक्सिबल रहते हो और पहले से ही कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हो कि हमें तो इसी तरह से करना है। इससे डिफरेंट एक ये जो बारबेल स्ट्रेटेजी होती है, ये एक फ्रेमवर्क के अंदर आती है जिसको एजाइल फ्रेमवर्क कहते हैं। हिंदी का पार्ट देखोगे आर्थिक सर्वेक्षण का, तो चुस्त दुरुस्त फ्रेमवर्क इसको बोला गया है। तो एजाइल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि जो जो चंचल होता है, जो चेंज होता रहता है, उसको हम एजाइल कहते हैं। तो बारबेल स्ट्रेटेजी जो थी वो एजाइल फ्रेमवर्क से लिंक्ड एक स्ट्रेटेजी थी, और इसकी तुलना करी गई इकोनॉमिक सर्वे में वाटरफॉल फ्रेमवर्क के साथ। वाटरफॉल फ्रेमवर्क, ये स्ट्रेटेजी किस तरह की होती है? इसमें क्या होता है कि आप पहले किसी प्रॉब्लम को बहुत गहराई से देखते हो कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है। और लेकिन दोस्तों होना, आप प्रॉब्लम को कब पढ़ पाओगे? जब उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी। अगर कोई चीज बिल्कुल अनिश्चित है तो उसको आप कैसे स्टडी कर सकते हो? तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप डिटेल में पढ़कर एडवांस में उसको समझकर एक रणनीति बना लेते हो कि इस रणनीति से ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी को समझ लेते हो कि ये किस तरह का एग्जाम है, तो समझ के आप एक गहराई से समझ के एक रणनीति बना लेते हो और फिर उस पर रिजिड हो जाते हो, फिर उसको चेंज नहीं करते हो। तो इसको हम कहते हैं वाटरफॉल फ्रेमवर्क, जो एक रिजिड पॉलिसी को दिखाता है। वो फिर कोई भी सिचुएशन हो, आप अपनी रणनीति को नहीं बदलते हो। सपोज किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपना ऑप्शनल नहीं चेंज करेगा, वो उसी ऑप्शनल के साथ रहेगा जो उसने सोच लिया कि मेरा ये तरीका है, मुझे 8 घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो 8 घंटे पर टिका रहेगा उस अप्रोच पर, उसको चेंज नहीं करेगा। और इसमें क्या है एजाइल फ्रेमवर्क में कि आप मौका देखकर चीजों को बदलते हो। तो कोविड वाली सिचुएशन एक ऐसी थी हमारे देश में कि उसमें ये फ्रेमवर्क लाना जरूरी था। उसमें एक किसी ढांचे पर रहकर
जो कुछ कंट्रीज थे ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो एक ही ढांचे पर रहे तो उनको प्रॉब्लम हुई इससे। तो हमें मौका देखकर अपनी पॉलिसी को चेंज करते रहना पड़ता है। वो वाली स्थिति जो होती है वो एजाइल फ्रेमवर्क में देखने को मिलती है। तो हमारी सरकार ने इसमें सबसे पहले लॉकडाउन लगाया और फिर जो समाज के कमजोर वर्ग जहां पर दिक्कत आ रही थी या बिजनेसमैन थे उनके लिए हमारी सरकार जो है वो अलग अलग तरह के उपायों को उन्होंने लागू किया, जो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि ये उपाय किस तरह के थे। मतलब जैसे लोगों पे, आपको इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है दोस्तों, ये सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं और वहां पर भी मतलब इस तरह के टॉपिक्स पूछ सकता है यूपीएससी कि सोशल सेफ्टी नेट, सामाजिक सुरक्षा जाल लोगों को देने के लिए क्या तरीके हमारे देश में अपनाए गए। तो वो आप ध्यान में रख सकते हो कि कैश ट्रांसफर लोगों के खातों में दिया गया और फूड सिक्योरिटी के लिए भी सरकार ने काम किया, जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री में अनाज दिया गया लोगों को, तो उसने भी मदद करी एक तरह से कैश ट्रांसफर के साथ। इसी तरह से आप देखते हैं तो और भी चीजें सरकार ने की इसमें, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर 6 राज्यों के अंदर एक बड़ा स्कीम चलाया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो लोगों को रोजगार से सपोर्ट किया, मकान से सपोर्ट किया, स्किल डेवलपमेंट से सपोर्ट किया। इस तरह से एमएसएमईज को मतलब हेल्प करी सरकार ने अलग अलग तरीके से और स्कीमें चलाई इसमें, और उनको ऋण क्रेडिट भी हमारे देश के अंदर उपलब्ध कराए गए। तो इस तरह की चीजों को सरकार ने लागू किया ताकि शॉर्ट टर्म उपायों के तहत हम मतलब लोगों के ऊपर बड़ा प्रभाव नहीं पड़े। और जब लॉकडाउन लगा तो हमारी सरकार का कहना था कि मतलब जान है तो जहान है, मतलब आदमी जिंदा रहेगा तो फिर दुनिया भी है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे रिकवर होने लगे तो फिर हम कहने लगे जान भी और जहान भी। तो इस तरह से हमारी सरकार ने एक बारबेल स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि जैसे जैसे इम्पैक्ट कम हुआ तो हम लॉन्ग टर्म तरफ की चीजों की तरफ जाने लगे और फिर हम ये कहने लगे कि जान भी और जहान भी, हमें दोनों चीजें चाहिए। तो एक चीज तो इसमें इस तरह की चीजें हैं ये सारी जो मैंने आपको बताई, तो ये बारबेल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आ जाती है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बात एक तो हमें ये लगी इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जो चैप्टर फर्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नाम का जो चैप्टर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें दिखती है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दिखती है सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, राइट। तो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, किस तरह की चीजें हमारी सरकार को उसमें मतलब करना चाहिए या उन्होंने की। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज थी इंडिया में मतलब रिसेशन से निपटने के लिए जो कोविड के कारण हुई, वो था सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, मतलब आपूर्ति पक्ष के सुधार। आपूर्ति पक्ष के सुधार एक तरह से बातचीत करता हूं मैं इस पर। आप पहले तो ये देखें कि कोई भी जो मतलब इस तरह का फ्लक्चुएशन आता है इकोनॉमी के अंदर, हम आमतौर पे देखते हैं कि इकोनॉमी ऐसे अप डाउन होती रहती है। इनको ट्रेड साइकिल भी कहते हैं कई बार, इनको बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। ये इकोनॉमीज में आते रहते हैं, राइट। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये माना जाता है कि ये साइकिल, जैसे ये जीडीपी का कर्व है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो इस तरह से मंदियां आती है इसकी वजह ये माना जाता है कि मांग की कमी है। मांग में खास तौर से जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो समग्र मांग शब्द का प्रयोग करते हो। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यक्ति या एक फर्म की बात करते हो तो मांग शब्द बोलते हो, पूरी इकोनॉमी की बात करते हो तो समग्र मांग टर्म बोलते हो। एक अर्थशास्त्री थे किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, उनका नाम सुना होगा आपने। उन्होंने बताया था कि समग्र मांग की कमी के कारण मंदियां होती है, और अगर आपको मंदी को दूर करना है तो मांग को बढ़ाने वाले उपाय करने चाहिए।
उनको कहा जाता है डिमांड मैनेजमेंट टाइप के जो उपाय होते हैं, डिमांड को मैनेज करना। मैनेज करना बोले तो जो कम हो गई है उसको बढ़ाना, इस सेंस में मैनेज करना कहते हैं इसे। तो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं, पिछला भी देखते हैं, तो साफ साफ लिख रहे हैं कि ये वाला जो रिसेशन दुनिया में आया है और भारत में भी जो आया 2020-21 में, इसकी नेचर डिफरेंट है। ये केवल डिमांड मैनेजमेंट तरीकों से इस रिसेशन को हम दूर नहीं कर सकते। जैसे कि डिमांड मैनेजमेंट में क्या आता है, आप ब्याज दर कम कर दीजिए, जैसे कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें कम की। ब्याज दर डिमांड मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि ब्याज दर कम होने से तरलता बढ़ती है। ब्याज दर कम होने से तरलता की मांग बढ़ती है, और तरलता की मांग बढ़ेगी तो लोग किस लिए मांग करते हैं तरलता की? अगर मुझे तरलता चाहिए, कैश चाहिए या ऋण चाहिए, तो कोई कारण होगा। मुझे वस्तु और सेवा खरीदनी है, मुझे तरलता को कंज्यूम नहीं करना है डायरेक्ट, वो कोई खाने पीने की चीज नहीं है, उससे आप कोई चीजें खरीदते हो। तो ब्याज दरें कम होगी तो आप तरलता की मांग करोगे, और तरलता की मांग करोगे तो फिर मतलब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो ब्याज दरें कम करते हैं मांग वाली पॉलिसीज के अंदर, तरलता की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में बड़ी मात्रा में तरलता को रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाया गया। लेकिन सर्वे का कहना है कि केवल उससे काम नहीं चलता हमारा, क्योंकि जीडीपी के कम होने की वजह सप्लाई डिसरप्शंस भी हैं। मतलब आपूर्ति संबंधी कठिनाइयां जो पैदा हो जाती है, सप्लाई डिसरप्शन जो हो जाते हैं, डिसरप्ट हो जाती है सप्लाई, नहीं आ पाती है। जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड में कई चीजों की सप्लाई पे असर पड़ गया, राइट। और लोग मतलब कच्चा माल से लेकर हर चीज में प्रॉब्लम आने लगी। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स जो सिलिकॉन चिप वगैरह है, उनका उत्पादन ग्लोबल लेवल पे कम पड़ गया और उनकी सप्लाई में कमी आई, उसकी कमी आज तक भी है। तो भारत में ऑटो क्षेत्र में बड़ी दिक्कत आई इस चीज को लेकर कि कंपनियां चिप्स की कमी के कारण अपनी कारें या अन्य चीजों की सप्लाई नहीं दे पा रही। तो सप्लाई रिलेटेड इश्यूज के कारण भी जीडीपी कम हुआ है। तो हमें दोनों तरफ की पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा करके सरकार ने सोचा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बारबेल स्ट्रेटेजी एक पक्ष हुआ, और दूसरा पक्ष क्या हुआ कि सप्लाई साइड वाली चीजों को ठीक करना है, आपूर्ति पक्ष से रिलेटेड रिफॉर्म्स को करना है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आएगी। ज्यादातर बच्चे इस बात को तो जानते हैं कि मेरे हिसाब से कि डिमांड मैनेजमेंट की पॉलिसीज में ब्याज दरें आती है, तरलता आती है। लेकिन अगर उन्होंने ये पूछा कि निम्न का अध्ययन कीजिए, उपयुक्त में से कौन सप्लाई साइड रिलेटेड कारक हैं जो जीडीपी को कम करते हैं या जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह का प्रश्न आ सकता है। या कौन से स्टेप भारत सरकार ने उठाए, इस पर भी वो पूछ सकते हैं। तो सप्लाई साइड वाले जो स्टेप्स हमारी सरकार ने लिए, उनके बारे में भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं थोड़ा संक्षेप में। तो मैं इनको बताता हूँ आपको कि किस किस तरह के स्टेप हमारी सरकार ने सप्लाई साइड के अंदर लिए थे। एक तरह से तो गवर्नमेंट ने मतलब एक तो विनियमन का प्रयोग किया कई सारी जगह, चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसी हो या जियो स्पेशल मैपिंग का केस हो। सरकार ने डीरेगुलेशन की पॉलिसी को अपनाया, जिसको आप कहते हैं विनियमन, राइट, और अंग्रेजी में डीरेगुलेशन। जब आप डीरेगुलेशन करते हो मतलब तो सप्लाई बढ़ेगी किसी चीज की, क्योंकि जब प्रतिबंध होते हैं और सरकार का प्रेजेंस होता है जहां पर, वहां फिर वो अड़चन पैदा करती है, तो आप किसी चीज की सप्लाई करने में कठिनाई होती है। अगर आप डीरेगुलेशन करते हो तो सप्लाई इंप्रूव होगी। ये ध्यान रखिए, किसी भी तरह के कानूनों में, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स हो, वो हमेशा क्या करेंगे, सप्लाई को प्रमोट करेंगे, सप्लाई को बढ़ावा देंगे, वो मांग के अंदर नहीं आएंगे। तो विनियमन डीरेगुलेशन एक हुआ। एक सरकार ने मतलब प्रक्रियात्मक सुधार किए, प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स होते हैं, प्रक्रियात्मक सुधार, इनको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेस रिफॉर्म्स।
अब कई बार बच्चे जो हैं, सर्वे खुद लिख रहा है कि इसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मतलब जो विनियमन है और जो ये प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये एक ही है, इस तरह का नहीं। प्रक्रियात्मक सुधार जब आप करते हो तो सिंप्लीफिकेशन करते हो, कोई भी प्रक्रिया को सरल बना देते हो। और इसमें क्या करते हो आप, सरकार की भूमिका को कम कर देते हो। सरकार की भूमिका कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, राइट। तो दे आर नॉट इक्वल, यू नीड टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। इवन इकोनॉमिक सर्वे इज राइटिंग अबाउट दिस। तो प्रक्रियात्मक सुधार किए, विनियमन किया, राइट। फिर ऐसे हमने निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन वाली बातें भी की। तो निजी क्षेत्र बढ़ता है तो मतलब डीरेगुलेट करोगे, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, प्रक्रिया में सुधार करोगे, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, और सरकारी चीजों को आप निजी क्षेत्र में लाओगे तो उससे भी सप्लाई का इंप्रूवमेंट होता है। बिमल जालान सर एक किताब में लिखते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्वामित्व और कुशलता में संबंध होता ही होता है, लेकिन जहां जहां मैंने निजी क्षेत्र को स्वामी देखा वहां वहां वो मुझे अधिक कुशल मिला। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा, पेंगुइन उसका पब्लिकेशन है जहां तक मैं उसको याद कर पा रहा हूं। तो एफिशिएंसी से प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है दोस्तों। तो निजीकरण वाली स्थिति भी यहाँ पर आई थी। ऐसे ही हमारे सरकार ने पीएलआई स्कीम चलाई जो बहुत फेमस रही, और अब ये 14 क्षेत्रों में चल रही है पीएलआई स्कीम। तो इससे अलग अलग आपने इंसेंटिव दिए, अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई बढ़नी है। और प्लस क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारी मात्रा में खर्चा किया, इंफ्रा पे जो खर्च किया सरकार ने, अगर आप हाईवेज, एक्सप्रेसवेज इनके ऊपर खर्च करते हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई को भी मतलब इम्पेक्ट करते हैं। हालांकि सर्वे लिखता है कि ये जो चीज है ये डिमांड साइड में भी चली जाती है, क्योंकि जब आप सरकार खर्च करती है तो खर्चा मांग कहलाता है, लेकिन ये खर्च इस तरह का है कि आपकी सप्लाई साइड को भी ये इम्प्रूव कर देता है। तो इस तरह से मित्रों हमारी सरकार ने सप्लाई साइड रिफॉर्म्स भी किए थे जो आपके संज्ञान में होने चाहिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। विनियमन किया, प्रक्रियात्मक सुधार किए, निजीकरण पर फोकस किया, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रोडक्शन से लिंक हो रही है, तो प्रोडक्शन तो उनको टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, तो सप्लाई बढ़नी है। और इंफ्रा पे खर्च करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पिछले बार के मेरे वीडियोस में बजट में मैंने कैपेक्स की बात की, और आप उन वीडियोस को देखेंगे तो काफ़ी कुछ उसमें मिलेगा। और इस बार के बजट में भी आपको पता है कि कैपेक्स को बढ़ा दिया सरकार ने अच्छा खासा। तो और राज्य सरकारों को भी 50 वर्ष के ऋण दिए ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकें। ये सब चीज़ें आगे जाकर सप्लाई साइड को इम्प्रूव करेगी। तो ये दो मेजर चीज़ें आपको स्टेट ऑफ द इकोनॉमी चैप्टर में दिखेगी। और एक बातचीत तो ये है, बाकी कुछ डेटाज वाली चीज़ें हैं दोस्तों जिन पर मैं बातचीत करता हूँ आपसे इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1 में जो दिया हुआ है। तो अगला जो हमारा है, इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ मैंने सर्वे से निकाला इसको, चैप्टर 1 से टेबल 2 दे रखा है, राइट। और ये जो टेबल 2 है थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉमिनल जीवीए परसेंट में है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, चालू मूल्यों पर। 2021-22 के मूल्यों पर जीवीए निकला हुआ है। और आपको पता है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है उसमें वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स कहते हैं उनको जोड़ देते हो तो मार्केट प्राइस वाला जीडीपी मिलता है। तो मार्केट प्राइस वाला जीडीपी जो मिलता है वो उसमें टैक्स भी रहते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग क्षेत्रों की भूमिका है वो जीडीपी के बजाय
पहले जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यूज होता था वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपको पता, और मेंस में भी सवाल भी पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की 2015 से पहले की विधि क्या थी और बाद की विधि क्या क्या है, ये बताइए। और मेरे हर क्लास नोट्स में 2015 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको अभी तक पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों इतना विस्तार से तो खैर मैं इस वीडियो में नहीं जा पाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग थोड़ा समझते हैं इस चीज को। देखेंगे कभी कोई हुआ ऐसा तो एक वीडियो उस पर मैं बना सकता हूँ, बना दूंगा। हम कमेंट्स को ऑफ रखते हैं, ये हमारी एक पॉलिसी है, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं जो उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, और इस तरह से वो कुछ भी लिखें उस चीज़ को सुनने के लिए हम लोग नहीं हैं। हाँ, हर किसी के लिए पैसा इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस लेवल पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई हमारा अपमान करे। तो ऐसा कोई कमेंट मैं शुरू से डे वन से ही अपने वीडियोस जो मैं डालता हूँ यूट्यूब पर, कमेंट्स मेरे ऑफ रहते हैं, मैं कमेंट्स को अलाउ नहीं करता। हाँ, और कहीं मैं पढ़ाता हूँ वहाँ मेरी मजबूरी होती है, कई बार पेपर डिस्कशन मैं यूट्यूब पर करता हूँ उन लोगों के यहाँ, तो हम उनको क्या बोलें कि आप कमेंट्स को ऑफ कर दीजिए। अब उनकी है सिस्टम, तो वो है वहाँ पर, किसी को मेरे अगेंस्ट कुछ कहना है तो आप वहाँ पर कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो मैं बंद रखता हूँ इसे। और न मुझे तारीफ से मतलब है दोस्तों, न मुझे बुराई से मतलब है, मैं उनको नहीं सुनना चाहता, तो मैं अपने हिसाब से अपना काम करता हूँ। और मेरे जितने भी वीडियोज होते हैं उनमें मतलब जो हल्कापन होता है वो मेरे वीडियोज में नहीं होता है। एकेडमिक टाइप के वीडियोज होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं सोचता हूँ। जिनको मनोरंजन ढूंढना है वो मनोरंजन ढूंढे, जिनको पढ़ना है वो इस क्लास का उपयोग कर सकते हैं, ये सोच के ही मैं चलता हूँ दोस्तों। और अपडेशंस बहुत रहते हैं, जो भी मैं पहले पढ़ाता रहा हूँ या अभी पढ़ा रहा हूँ तो उनमें अपडेशन की बहुत आवश्यकता होती है, और बिना अपडेशन के वो नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो अब वो अपडेशंस के लिए मैं सोचता हूँ, और कई बार मेरे मन में आता है कि मैं रेगुलर डालूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता, कई बार मेरी परिस्थितियां मुझे अलाउ नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं इस बार सीरियस हूँ थोड़ा इन चीज़ों को लेकर। तो इसके पीछे कोई मार्केटिंग और इस तरह का ध्येय नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद है कि अच्छी चीज़ें भी जानी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ ये क्या है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि उनको गुणवत्ता से मतलब होता है। कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स, नॉमिनल एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। अगर आप 21-22 की कीमत पर ही जीवीए निकाल रहे हो तो ये नॉमिनल है, और 11-12 की कीमत पे निकालोगे तो रियल टर्म आ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कीमतें बदलती रहती है, और इसलिए रियल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन ये शेयर्स हैं अलग अलग, इनको सर्वे में नॉमिनल जीवीए के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो पहला सेक्टर जो आपको नजर आ रहा है वो है एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स, राइट, इसको आप प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इससे ये जो 2021-22 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है ये अभी लेटेस्ट है, तो इसके हिसाब से आप देखते हो तो 18.8% रोल है एग्रीकल्चर का, अगर हम 100 रुपए का जीवीए इंडिया में माने तो। जीडीपी नहीं बोलना है आपको, क्योंकि टैक्स वाला मैटर सामने नहीं रखना है। जीवीए में टैक्स नहीं होता है, मतलब जो होता है वो अलग तरह के टैक्स होते हैं, वो यूएन का सिस्टम है एक, उसमें गहराई में नहीं जाना हमें। तो ये 18.8% कृषि की भूमिका है, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका है दोस्तों। और अगर आप इंडस्ट्री को देखते हो, उद्योग, अब यहाँ पर आके कई बार बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, उनको कहीं कहीं ये पढ़ाया जाता है कि माइनिंग जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ कि आप माइनिंग इसमें आता है, इंडस्ट्री में। आप देखिए ये लिखा हुआ है माइनिंग एंड क्वेरिंग, खनन उत्खनन जो लिखा हुआ है ये किसके अंदर आ रहा है, इंडस्ट्री में आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन हट जाना चाहिए आपको, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये जो इंडस्ट्री है ओवरऑल, अब इंडस्ट्री में कौन कौन से आइटम आते हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब विनिर्माण होता है कि आप लोग जानते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। और कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है। एक बार सीडीएस वगैरह की परीक्षा में पूछ लिया गया इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, तो ये सवाल आपको भी आ सकता है। तो इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं होता है, कारखाने नहीं होते हैं। इंडस्ट्री टर्म बोलते हो तो इतने सारी चीजें उसमें शामिल होगी, जिसमें माइनिंग भी शामिल है। और इसी इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। यही सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। राइट, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंकड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि इंडस्ट्री में क्या क्या शामिल होता है। और इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग को देखते हो, इनमें सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका हमारे देश में ये 15.4% दिख रही है। ये ध्यान में रहना चाहिए। और इनका कंपैरिजन नहीं करना है आपस में, इनसे नहीं पता लगता है। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट, प्रोविजनल एस्टिमेट, पी का मतलब अस्थायी अनुमान, ये है संशोधित अनुमान पहले वाले, और ये है अग्रिम अनुमान पहले वाले। 21-22 के 7 जनवरी को आए थे अग्रिम अनुमान। और अग्रिम इसलिए कह रहे हैं कि 21-22 खत्म नहीं हुआ। 21-22 कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को। और उसके बारे में अनुमान 7 जनवरी को आ गए। तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बोलेंगे, सेकंड 28 फरवरी को आएंगे, तो भी वो एडवांस एस्टिमेट ही कहलाएंगे। राइट। और यहाँ आते हो आप सर्विस सेक्टर का, तो ये आपको दिखेगा 53% सर्विस सेक्टर का। और अग्रिम अनुमानों को 21-22 को देखते हो और 19-20 को आप देखते हो तो 55 से ये कम दिख रहा है, 53.0 दिख रहा है सर्विसेज में। लेकिन ये डेटा उस तरह की नहीं है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि आप, ये भी फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट ही है, ये भी 2 बार होता है। अब अगला वाला भी आपको सेकंड रिवाइज्ड पढ़ना पड़ेगा, तो आप उस चीज पे ध्यान नहीं दो। अभी अभी सिर्फ ये मोटे रूप में देखो कि कृषि और प्राथमिक क्षेत्र का 18.8 है, इंडस्ट्री का 28.2 है, और सेवा क्षेत्र का 53.6 है। इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान आपको नजर आ रहा है वो इस वाले आइटम का है, जो ये 20.2 दिख रहा है, फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इनकी भूमिका सबसे ज्यादा है सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ कोई डाउट दोस्तों नहीं होना चाहिए। इस टेबल का सारांश यही है कि आप कृषि की भूमिका कितनी है, इंडस्ट्री की भूमिका कितनी है, सेवाओं की भूमिका कितनी है, और ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़्यादा इससे नहीं हो सकता है। राइट। इसके बाद अगला अगर हम देखते हैं तो ये है एनुअल रियल ग्रोथ इन डिमांड साइड ऑफ जीडीपी। वार्षिक वास्तविक वृद्धि, मतलब वार्षिक वास्तविक वृद्धि, मतलब ये 2011-12 के मूल्यों पर है। अब आप समझ जाओ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2011-12 के मूल्यों पर, भले ही यहाँ नहीं दिया हुआ है। राइट। एनुअल रियल ग्रोथ इन डिमांड साइड ऑफ जीडीपी। जीडीपी की एक डिमांड साइड भी होती है दोस्तों। किन्स ने कहा कि जीडीपी की अगर आप डिमांड साइड निकालोगे तो किस तरह से बनेगी? ऐसे बनेगी। किन्स ने कहा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको कई बार एनएक्स भी कह देते हैं, नेट एक्सपोर्ट। राइट। आपको डरने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ आसान है, थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। एक देश में जो समग्र मांग बनती है वो किस चीज से बनती है? सामानों की मांग कौन करता है और किस लिए करता है? सी का मतलब उपभोग होता है, जो लोग उपभोक्ता, आप और हम जैसे लोग उपभोग के लिए जो मांग करते हैं वो मांग एक बन जाती है। इसको सेक्टर भी बोल देते हैं, कंजप्शन एज ए सेक्टर। निवेश जो होती है
ये मशीनों के लिए, उपकरणों के लिए, भवनों के लिए, निवेश उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया खर्च होता है। तो आप मुख्य रूप से मशीन, उपकरण, भवन ऐसे मान सकते हो। इसमें एक उपभोग का खर्च है, एक निवेश का खर्च है, एक सरकार खर्चे करती है, एक विदेशी लोग आपके ऊपर खर्च करते हैं, वो एक्सपोर्ट होता है, और आप विदेशी वस्तुओं पे खर्च करते हो, वो इंपोर्ट होता है। तो इसलिए माइनस लगा हुआ है। इन सब का सेटिंग करने के बाद जो बनता है वो समग्र मांग बन जाती है। और केन्स कहते हैं कि इस समग्र मांग के बराबर जीडीपी होगा। तो जीडीपी के मांग घटक के हिसाब से ये हमें बता रहा है कि इनकी भूमिका कितनी कितनी बन रही है। तो हमें इसको नहीं देखना ज्यादा, एक अलग विश्लेषण के लिए अभी देख लेंगे। और आप टोटल कंजप्शन अगर आप देखते हो तो वो कितने प्रतिशत बढ़ा है, ग्रोथ बता रहा है, 7% बढ़ा है। सरकारी उपभोग टोटल कंजप्शन में फिर दो तरह का दिया, सरकारी कंजप्शन और प्राइवेट कंजप्शन। वो कितना बढ़ा है इसमें दिखा रखा है कि ये 7.6 या 6.9। ये निवेश हो गया एक तरह से। निवेश में और भी आइटम आते हैं, स्टॉक भी आता है, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसमें मशीन, उपकरण, भवन, सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह की चीजें दे रखी है, वो 15% बढ़ा है। ये निर्यात 16.5% बढ़े हैं, आयात 29.4% बढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा आयात बढ़े हैं, और ये तो माइनस में होते हैं। और 16.5 प्लस प्लस वाले देखते हैं तो निर्यातों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 21-22 में। तो ये ग्रोथ है। मेरे हिसाब से वो ग्रोथ आपको नहीं पूछेंगे अलग अलग कंपोनेंट को लेकर ग्रोथ कितनी आई है, ये नहीं पूछेंगे वो, लेकिन इनकी भूमिका पूछ सकते हैं। तो वो अगले में हम लोग देखते हैं। ये भूमिका दिख रही है इसमें, जो सेक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे उपभोग को एक सेक्टर माना गया है, टोटल कंजप्शन। ये फिर आ जाता है गवर्नमेंट, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि निवेश। और ये नेट एक्सपोर्ट ओवरऑल, एक्स माइनस एम है इसके अंदर। और अलग अलग भी दिखा दिया इन्होंने, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। तो भारत का जितना जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, यानी कि 21-22 को देख रहे हो तो 21-22 की कीमत रहेगी, 20-21 देख रहे हो तो 20-21 की कीमत रहेगी, 2019-20 देख रहे हो तो 2019-20 की कीमत रहेगी। जिस वर्ष का जीडीपी है उसी वर्ष की कीमत यूज करते हो तो नॉमिनल लगता है। तो हमें अभी फिलहाल इससे मतलब है लेटेस्ट में। तो लेटेस्ट के हिसाब से चलते हो तो भारत में टोटल कंजप्शन सबसे ज्यादा है, 69.7% भूमिका है भारत की जीडीपी में। और इसमें ये प्राइवेट कंजप्शन देखो तो सबसे ज्यादा दिखेगा, ये सरकार का कंजप्शन। तो अगर आप टोटल कंजप्शन नहीं देखकर अलग अलग लिखते हो, प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, इस तरह से, तो प्राइवेट कंजप्शन सबसे ज्यादा है, भूमिका रखता है भारत की कुल जीडीपी में। अगर हम उसको 100 रुपए का मान लें, यहां सवाल बन सकता है। पिछले वाला जो ग्रोथ रेट वाला था उसको आप टेंशन नहीं लो, इसका ध्यान रखो कि भारत की जीडीपी मुख्य रूप से किसके द्वारा ड्राइव हो रही है, ये प्रश्न आ सकता है। हम यो तो पढ़ते हैं कि हमारे देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, या इंडस्ट्री का है, या प्राथमिक क्षेत्र का, ये तो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम मांग के हिसाब से चलें, मांग के बिना उत्पादन होगा नहीं, तो मांग किस चीज की इंडिया में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा जीडीपी को वो बढ़ाती है, तो आपको कंजप्शन बोलना है ओवरऑल। कंजप्शन बोलोगे तो गवर्नमेंट भी आ गया, और नहीं तो आप ऑप्शन देख लीजिए, उसमें प्राइवेट कंजप्शन भी दे रखा है और टोटल भी दे रखा है, तो टोटल को टिक लगाइए। और अलग अलग दे रखा है, गवर्नमेंट कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन, निवेश या ग्रोस कैपिटल, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट, ऐसे जो ऑप्शन दे रखे हो, तो आप प्राइवेट कंजप्शन को टिक लगाना, राइट। तो
ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं कई वर्षों से इसके बारे में बातचीत करता हूँ। और भी है मेरे पास सारणी, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। और अगला, अगर आप यहाँ पर, मैंने बारबेल स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आप सिचुएशन को समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारबेल स्ट्रेटेजी में सिचुएशन जैसे जैसे इमर्ज होती है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप उठाते हो। तो हमारी सरकार ने क्या किया, कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जिनको बोला जाता है HFI, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखो आप, ये लिखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। ये लगभग 80 इंडिकेटर्स हमारी सरकार ने यूज किए, जिनसे ये भांपने की कोशिश की सरकार ने कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्या हो रहा है इस समय। जैसे जीएसटी कलेक्शन एक है, जीएसटी कलेक्शन से भी आपको आइडिया लग जाता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है। अगर अच्छा कलेक्शन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। ऐसे ही हम ई वे बिल जनरेशन देखते हैं, और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है तो ई वे बिल बनाना पड़ता है, तो वो कितने बिल बन रहे हैं उससे भी इकोनॉमी का पता लगता है। जैसे आपको इस डायग्राम से दिख रहा होगा कि डिप मार रहा है, फिर ये इसे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर सेकेंड वेव आया तो फिर थोड़ा सा, मतलब इससे तो ऊपर है बट थोड़ा डिप मारा, फिर ऐसे जा रहा है। तो ये चित्र आपके काम के नहीं है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि बारबेल स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की आवश्यकता थी। तो हमारी सरकार ने लगभग 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जो बार बार चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े बदलावों को दिखाते हैं, उनको देख देख कर अपना रणनीति को तय किया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बारबेल स्ट्रेटेजी में फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई जाती है किसी भी चीज को समस्या से निपटने के लिए। तो इसमें मैं कुछ लेके आया, ये पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ई वे बिल जनरेशन कितना हुआ, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, पावर कंजप्शन कितना हुआ। मान लीजिए कोई बच्चा इंटरव्यू दे रहा है तो वहां पर उसको इंटरव्यू बोर्ड में पूछ सकते हैं कि बारबेल स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, और इस बात का भरोसा मत कीजिए कि पीटी में नहीं आएगा, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एक कंसेप्चुअल फ्रेम बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पावर कंजप्शन, जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को बीपी, मतलब कई तरह की रिपोर्ट्स करवाता है जो उसकी बॉडी से रिलेटेड है। उसके बाद वो देखता है कि किस तरह की मैं ट्रीटमेंट को मतलब बदलता जाऊं और उसको पेशेंट को मैं सही कर दूं। तो कई बार वो क्या देखता है, रेस्पॉन्स देखता है कि ये मैंने इंजेक्शन दिया या ये टेबलेट दी मरीज को, तो ये किस तरह से मतलब इसकी बॉडी को फर्क पड़ रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्लानिंग करता है कि एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि यही करके दवा इसको देनी है। तो बारबेल स्ट्रेटेजी में यही चलता है। तो अब एक इकोनॉमी को कैसे समझे, मतलब एक मरीज के लिए तो आप किडनी की जांच करा लीजिए या फिर दूसरी जांचें करा लीजिए, यूरिन वगैरह कुछ भी ब्लड की, लेकिन यहाँ कैसे मालूम चलेगा। तो इनसे पता लगा रही थी गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एंड काउंट, टोल कलेक्शन कितना हुआ, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट लॉकडाउन में पावर कंजप्शन एकदम नीचे जा रहा है और फिर रिवाइव हो रहा है, फिर सेकेंड वेव में इस तरह से हुआ। इस तरह से सरकार इंडिकेटर्स को यूज कर रही थी। ऐसे इसमें आते हो, डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल कितना हुआ, ऐसे ही 2 and 3 व्हीकल का सेल कितना हुआ, मनरेगा वर्क जनरेटेड एंड डिमांडेड, कितना वर्क जनरेट हुआ, कितना वर्क डिमांड किया गया। अब आप फर्स्ट लॉकडाउन में देखें यहाँ पर कि एकदम ये बढ़ गया है ये। और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या चीज दिखा रही है, मनरेगा वर्क डिमांडेड। तो वर्क को बहुत डिमांड किया लोगों ने, सप्लाई भी हुई। फिर यहाँ पे ये वाली जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रही है MGNREG वर्क क्रिएटेड, तो ये लगभग बराबर क्रिएट हुआ है, लेकिन इधर गैप दिख रहा है। राइट, इस तरह से चीजों को देखा जाता है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स कितने हुए, पैसेंजर व्हीकल्स, अब देखो आप फर्स्ट लॉकडाउन में एकदम डिप कर गया है,
फिर ये रिवाइव हो रहा है, फिर सेकेंड वेव में ये ऐसे हुआ, फिर इस तरह से चल रहा है। एयर पैसेंजर ट्रैफिक भी आप देखते हो, यहाँ पर हवाई यात्रा लोग एकदम डिप मार गया बहुत ज़्यादा, कि इसका नीचे वाला पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, फिर यहाँ भी डिप मारा ऐसे। तो इनसे संकेत मिलके आप पॉलिसी को डिजाइन कर सकते हैं। रेलवे पैसेंजर अर्निंग्स, रेलवे पैसेंजर अर्निंग्स देखिए कितनी नीचे चली गई है इसमें। फ्यूल कंजप्शन कितना नीचे आ गया फर्स्ट लॉकडाउन में। ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स थे बारबेल स्ट्रेटेजी को तय करने के अंदर, जो हमारी सरकार ने इस्तेमाल किए। ये सब इक्विटी मार्केट्स भारत के, इनको भी देखा गया। ये बॉन्ड्स है, मंडी अराइवल्स, मंडी में कितना माल आया, रिटेल प्राइस किसी भी चीज की कितनी कम ज्यादा हुई, इस तरह से। ये एफडीआई और एफपीआई के फ्लोज में किस तरह के चेंज हुए, नॉन ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों को सरकार ने देखा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स थे, तो वो मैंने दिखाए आपको। और इसके बाद कुछ और भी टेबल्स हैं, जैसे कि ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी 2021-22, और ये 11-12 की कीमतों पर है, यानी स्थिर मूल्यों पर है। तो स्थिर मूल्यों वाले बिल्कुल अच्छे माने जाते हैं डेटा। तो अगर आप इसको देखते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये GV8 बेसिक प्राइस है, और ये इतने का GVA है हमारे देश का, ये रुपीज करोड़ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि 135,22,461 करोड़ रुपए का GVA 21-22 में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स दिखा रहे हैं। अब GDP कितना है वो देखते हैं। इस GV8 बेसिक प्राइस में अगर आप ये जोड़ लेते हैं नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, तो आपको ये मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, नीचे लिखा हुआ 1+2। तो 1+2 का मतलब क्या है, GV8 बेसिक प्राइसेस में आप ये ऐड कर रहे हैं, तो 1+2 ये GDP। अब आप इसके सामने जाओगे तो भारत का GDP इतना दिखेगा आपको मूल्यों में, 147,53,535 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर, पिछले साल पर प्रतिशत परिवर्तन, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। तो आप 21-22 की ग्रोथ रेट कितनी रही, ये देखिए 9.2%, ये ध्यान रखिए। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण लिख रहा है कि जो 22-23 है, मतलब 21-22 में तो ये रहेगी, 22-23 में वो 8 से 8.5 ही बता रहा है, आगे का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उनका 22-23 के लिए। तो इस तरह से ये हुआ, और बाकी इसमें और कोई काम की चीज नहीं है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक डेटा था, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं यहीं तक बातचीत करूंगा, थोड़ा अस्थमेटिक होने की वजह से कफिंग हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।